लिमिटेशन एक्ट जो है वो टाइम पीरियड बताता है कि कितने टाइम में पार्टीज कोर्ट जा सकती है। मान लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि आप 50 साल बाद भी कोर्ट जा सकते हो उस पर सूट फाइल करने के लिए। आप कुछ टाइम तक ही कोर्ट जा सकते हो। मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही मिलेगा जितने टाइम में आप उस पर सिविल सूट फाइल कर सकते हो। अब वो टाइम पीरियड कितना होगा वो शेड्यूल में दे रखे, शेड्यूल में बता रखे कि अगर मान लो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो इतने टाइम तक जा सकते हैं कोर्ट में, ये पर्टिकुलर केस है तो इतने टाइम में कोर्ट में जा सकते हैं। क्योंकि अनलाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता कि जब पार्टीज का मन करा तब हम उठा के जा सकती है। जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम टाइम कितना है वो बता रखे शेड्यूल में। एज अ जनरल रूल जल्दी जाना चाहिए। ठीक है। जब भी कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ तो जल्दी से जल्दी कोर्ट में जाना चाहिए रिलीफ लेने के लिए। पर मैक्सिमम टाइम जो है, कितने मैक्सिमम टाइम में वो पार्टीज कोर्ट जा सकती हैं वो लिमिटेशन एक्ट में बता रखे। द लिमिटेशन एक्ट डिफाइंस द मैक्सिमम टाइम विद इन विच द पार्टीज कैन अप्रोच द कोर्ट टू फाइल केसेस। वंस दिस पीरियड लैप्सेस, जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पार्टीज कोर्ट जा ही नहीं सकती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो आपको 3 साल में सूट फाइल करना चाहिए था तो 3 साल में कोर्ट जाना चाहिए था, तो शेड्यूल में आपको दिख जाएगा कितना टाइम में आपको कोर्ट जाना है। अब आप उतने टाइम में कोर्ट नहीं जाते तो उस सिचुएशन में अब आप कभी कोर्ट जा ही नहीं पाओगे। जो कोर्ट आपको कोई रिलीफ नहीं देगी। अब देखते हैं इसको ऑब्जेक्टिव के। टू डिस्करेज स्टेल क्लेम्स। स्टेल क्लेम बासी क्लेम। अब कोई बंदा अगर कई सालों बाद जा रहा है कोर्ट में तो वो क्लेम उसका बासी हो जाएगा ना। दूसरा, टू एंश्योर फ्रेश एविडेंस। अब जितना लेट जाओगे कोर्ट में एविडेंस उतना पुराना हो जाएगा, और पुराना होगा एविडेंस तो वो हो सकता है उसके साथ टेम्परिंग हो जाए, वो एविडेंस खराब हो जाए। और एविडेंस इज द रॉ मटेरियल ऑफ अ जजमेंट। अगर एविडेंस ही अच्छा नहीं है, अगर एविडेंस ही पुराना है, फ्रेश नहीं है, तो फिर जजमेंट भी अच्छी नहीं आएगी। तो टू एंश्योर फ्रेश एविडेंस एज डिले कैन वीकन द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। टू प्रिवेंट डिसऑनेस्ट और मिस्टेकन क्लेम्स ऑफ फैक्ट एज प्रोलॉन्ग्ड गैप मे कॉज पार्टीज टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब अगर बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पार्टीज को तो हो सकता है वो झूठ बोलने लग जाए, वो कोर्ट में आकर कुछ झूठ बोले। मान लो 10 साल, या मतलब मान लो लिमिटेशन एक्ट होता ही ना, पार्टीज 50-50 साल बाद आ रही है। अब 50 साल में खुद सोचो क्या रह जाएगा केस में। पार्टीज पहले तो फैक्ट्स ही भूल जाएंगी, एविडेंस खत्म हो जाएगा, झूठ बोलेगी पार्टीज, खुद नकली कहानियां बना लेंगी। जल्दी जाते हैं तो फिर फैक्ट्स याद रहते हैं, एविडेंस ठीक रहता है, पार्टीज झूठ कम बोलती हैं। अब चौथा नंबर पर लिखा है मैक्सिम एक्ट। मैक्सिम का नाम है इंटरेस्ट रिपब्लिका उड सिट फिट लिटियम। इसका मतलब होता है इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। कि भाई जल्दी कोर्ट में सूट फाइल करो जल्दी से जल्दी और लिटिगेशन खत्म करो। The person who has breached the right should not be kept in continuous apprehension that they may be prosecuted at any time। अब दूसरी पार्टी के हिसाब से देखो, डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अपोजिट पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो हमेशा इस डर में बैठा रहेगा कि अभी दूसरी पार्टी मेरे पे केस करेगी, अभी दूसरी पार्टी मेरे पे केस करेगी। और जितने भी लॉ है वो सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए नहीं होते, दोनों पार्टीज के लिए होते हैं। तो डिफेंडेंट के साथ भी ऐसा ना हो कि वो हमेशा डर में रहे कि अभी मेरे पे केस होगा, अभी मेरे पे केस होगा, इसलिए भाई जल्दी जल्दी केस फाइल करो। अब जो लिमिटेशन एक्ट है ये प्रोसीजरल लॉ है, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। ये रेमेडी को बार करता है, राइट को खत्म नहीं कर देता। मतलब मान लो एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर ऐसा केस है जिसमें तुम 3 साल के अंदर ही कोर्ट जा सकते हो। अगर तुम 3 साल में नहीं गए तो तुम कभी जा ही नहीं सकते। उस सिचुएशन में जो आपका राइट था वो राइट नहीं खत्म हो जाएगा, बस आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपकी रेमेडी खत्म हो गई। आप कोर्ट में रेमेडी लेने जाते हैं ना, अब रेमेडी खत्म हो गई पर आपका राइट खत्म नहीं हो गया। ठीक है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को या सब्सटेंटिव राइट्स को नहीं खत्म कर देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अ क्रेडिटर हुज डेट बिकम्स टाइम बार्ड कैन नॉट फाइल अ सिविल सूट। टाइम बार मतलब लिमिटेशन एक्ट का बार लग गया, वो सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बताते ही है कि एक टाइम तक कर सकते हो। अब वो नहीं गया उतने टाइम में कोर्ट, वो सो रहा था घर बैठ के, वो 3 साल उसे मिले थे, वो 3 साल में नहीं गया तो अब वो कोर्ट जा नहीं सकता। पर हाउ एवर इफ द डेट इज सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट इट इज नॉट इलीगल। पर अगर जिसने पैसे देने थे वो उसे पैसे दे देते कोर्ट के बाहर, लिमिटेशन एक्ट के बाहर लग गया, वो कोर्ट में नहीं जा सकता। पर जिसने पैसे देने थे वो पैसे दे देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई बार बार भी होता है। आम आदमी को नहीं पता होता, वो पैसे कोर्ट के बाहर उसे दे देता है, जबकि वो सूट फाइल नहीं कर सकता था जिसने पैसे दिए थे। पर दूसरी पार्टी पैसे बाहर दे देती है उसे कोर्ट, क्योंकि उसे पता नहीं था कि भैया ऐसा कोई लिमिटेशन का बार होता है। अब कल को जिसने पैसे वापस करे थे वो ये नहीं कह सकता कि भाई इसने मेरे से पैसे कैसे ले लिए, इस पर तो बार लग गया था लिमिटेशन का। उस पर लिमिटेशन का जरूर बार लग गया था पर उसका कोई राइट खत्म नहीं हो गया था, उसका सब्सटेंटिव राइट नहीं खत्म हो गया था। रेमेडी पे बार लगा था पर वो कोर्ट में नहीं जा सकता, पैसे उसके अभी भी बनते थे। तो कल को जिसने पैसे उसे लौटाए, जो डेटर है, वो कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता कि इसका तो भैया तो कोर्ट जा ही सकता था, तो इसने मेरे से पैसे कैसे ले लिए, इसने तो मुझे बताया नहीं था। नहीं,
कोर्ट कहेगी कि भाई उसकी रेमेडी खत्म हुई थी, सिर्फ राइट उसका खत्म नहीं हो गया था। अब आते सेक्शन 25 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसके साथ रिलेट करते हैं, लिमिटेशन एक्ट के साथ। जो मैंने अभी बात बताई ना उसके साथ रिलेट करना। इफ अ डेटर मेक्स अ रिटन प्रॉमिस लिखित में टू पे अ डेट इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज एक्सपायर्ड। मान लो ऊपर वाला जो एग्जांपल है, इसी में ही लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, पर जिसने उधार दे रखा था वो बढ़िया आदमी था, वो लिख के दे देता है कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 25 क्लॉज 3 वो लिख के दे देता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि वो लिख के दे देता है कि मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया फिर भी लिख के दे रहा है। तो दिस रिटन प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट। इसे एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, मेकिंग इट लीगली एनफोर्सिएबल। तो अब वो लीगली एनफोर्सिएबल हो जाएगा उसका डेट, अब वो जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। अब उसका जो डेट था पुराने वाला वो लीगली एनफोर्सिएबल हो जाएगा, क्योंकि 25 क्लॉज 3 बताता है कि अगर तुम्हें दूसरी वाली पार्टी ने रिटर्न प्रॉमिस लिखित में दे दिया कि वो तुम्हें डेट लौटा देगा, टाइम बार डेट लौटा देगा जिस पर लिमिटेशन एक्ट के बाहर लगा रखा है, तो फिर दिस प्रॉमिस कैन रिवाइव द डेट, ये डेट को रिवाइव कर देगा। दिस रिटर्न प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अब दूसरी पार्टी जिसने उधार दे रखा था वो कोर्ट में जा सकती है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे दिया, सॉरी उसने लिखित में लिख के दे दिया। अब एक सवाल आता है कि ये लेचेस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड लेचेस। तो एक बार ये लिखा हुआ पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एंड लेचेस आर बोथ रिलेटेड टू टाइम रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग अ सूट, बट दे आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट। दोनों टाइम से रिलेटेड है पर अलग चीजें। अब डिफरेंस क्या है, पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फिर पढ़ेंगे लिखा हुआ। लिमिटेशन का एग्जांपल क्या है, इफ अ पार्टी हैज अ राइट टू फाइल अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट विद इन 3 years, फेलिंग टू फाइल विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड बार्स द सूट। तो अगर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस सिचुएशन में मान लेते पार्टी 3 साल में सूट फाइल कर सकती थी, अगर वो नहीं करती तो एज पर लिमिटेशन एक्ट अब वो सूट फाइल कभी कर ही नहीं सकती। पर लैचेस का एग्जांपल है, इन अ केस वेयर अ पार्टी डिलेज सीकिंग एन इंजंक्शन, तुम्हें इंजंक्शन के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। इंजंक्शन मतलब कुछ कोर्ट को कहना कि इसे दूसरी पार्टी को कुछ करने के लिए कहो या करने से कुछ रोको, तो तुम्हें इंजंक्शन के लिए कोर्ट में जाना था, पर तुमके काफी टाइम बाद। इंजंक्शन किस चीज की, तुम क्या कहना चाहते थे कोर्ट से, तुम क्या तुम्हारी प्रेयर थी कि दूसरी वाली पार्टी को कंस्ट्रक्शन करने से रोका जाए डिस्प्यूटेड लैंड पे, पर तुम कहे लेट। The court may refuse relief if the delay has caused the other party to invest significantly in the construction, creating prejudice. तो इसमें क्या हुआ कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था कोर्ट में, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीन पे कोई बंदा कंस्ट्रक्शन ना करे, सॉरी डिस्प्यूटेड लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन ना करे, तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए था। सिंपल सी बात है ना भाई, जल्दी जाना चाहिए था। अगर ऐसा कभी हो, आप अपने आप पे एक बार ये चीज़ अप्लाई करके देखो, कोई डिस्प्यूटेड जमीन है उस पर अगर कंस्ट्रक्शन करने लग जाएगा तो कोई भी बंदा जल्दी से जल्दी भागेगा कोर्ट में। पर अगर तुम लेट जा रहे हो तो ऐसे नहीं लग रहा सुन के कि यार मतलब तुम लापरवाह थे या फिर तुम्हारी वो चीज़ थी नहीं, तो कोर्ट उस सिचुएशन में मना कर सकती है। तो इसमें देखो, अब दोनों में एग्जाम्पल देख के फर्क पता लग रहा होगा कि लिमिटेशन एक्ट में कोर्ट एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा था कि भाई 3 साल में नहीं गए खत्म कहानी, 5 साल में नहीं गए खत्म कहानी, अब जा ही नहीं सकते। यहाँ पे कोर्ट ने इक्विटी का कंसेप्ट लगाया। समरी जो लिखी हुई है ना लास्ट में, इन समरी लिमिटेशन जो है रिजिड स्टैट्यूटरी रूल है, रिजिड हो गया ना, 3 साल का टाइम पीरियड दे रखे। और स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, एक एक्ट में लिखा हुआ है, लिमिटेशन एक्ट। पर जो लेचेस का कंसेप्ट है ये इक्विटी पे बेस्ड है, न्याय के हिसाब से कोर्ट देखती है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ ऐसा, कोर्ट को लगता है कि अगर डिले जो है वो अनजस्टिफाइड है, जस्टिफाइड है तो कोई बात नहीं, अनजस्टिफाइड है तो कोर्ट मना कर सकती है। इट इज बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड डिले। अब पढ़ते हैं पॉइंट्स। लिमिटेशन refers to a statutory period set by law within which a person must file a lawsuit or legal action. Once this period expires, the right to enforce the claim is barred by statute. Simple सी बात है। Laches refers to an equitable doctrine based on the principle that legal claims must be pursued without unreasonable delay. Unreasonable delay नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, सिविल लॉ में भी नहीं होना चाहिए और क्रिमिनल लॉ में भी नहीं होना चाहिए। मान लो कोई बंदा एफआईआर लिखवाता है बहुत ज़्यादा टाइम बाद, ग्रीवियस हर्ट हुआ किसी के साथ, एक के साथ ग्रीवियस हर्ट हुआ, समझाने के लिए बता रहा हूँ क्रिमिनल लॉ का एग्जांपल। अब वो फाइल कर रहा है एफआईआर 2 साल बाद। अब एफआईआर वैसे कभी भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में कोई लिमिटेशन पीरियड होता ही नहीं है, पर डिले को ना एक्सप्लेन करना पड़ता है कोर्ट में। भाई 2 साल तक क्या कर रहे थे, उसने तुम्हें इतनी गंदी चोट मार दी थी कि तुम 2 साल तक एफआईआर नहीं लिखवा पाए, और तुमने लिखवा पाए कोई और लिखवा देता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में तो एफआईआर कोई भी लिखवा सकता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मोशन में कोई भी ला सकता है। तो डिले हर जगह, मतलब डिले अगर है ना, कोर्ट हमेशा पूछती है भाई क्यों है डिले। तो इसमें क्या लिखा है, रेफर्स टू इक्विटेबल डॉक्ट्रिन, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लीगल क्लेम्स मस्ट बी परसूड विदाउट अनरीजनेबल डिले। डिले नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए, डिले की बात नहीं हो रही, अनरीजनेबल डिले की बात हो रही है। अनलाइक लिमिटेशन, लेचिस कंसीडर्स वेदर द डिले हैज प्रिजुडाइज्ड द अदर पार्टी। लेचिस में ये देखा जाता है कि क्या
तुम्हारी देरी से दूसरी वाली पार्टी के साथ अन्याय तो नहीं हो जाएगा? अब जो वो एग्जाम्पल था कंस्ट्रक्शन वाला, उसमें तुम लेट गए तो तुम्हारे पे शक ऑब्वियसली कोर्ट करेगी कि भाई इतनी लेट क्यों गए, अनरीजनेबल डिले है ना। इंजंक्शन जैसी चीज, जब तुम्हारे घर पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो क्या तुम्हें जल्दी नहीं करना चाहिए था, पर तुम गए लेट। तो अब फिर कोर्ट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देख के डिले को देखती है। अगर कोर्ट को लगता है कि डिले अनरीजनेबल है, दूसरी पार्टी के साथ प्रीजुडिस हो सकता है, तो फिर कोर्ट मना कर सकती है वो रिलीफ देने से। जैसे उस वाले एग्जाम्पल में कोर्ट ने इंजंक्शन देने से मना कर दिया। लीगल फाउंडेशन लिमिटेशन गवर्नड बाय लिमिटेशन एक्ट 1963 इन इंडिया विच प्रिस्क्राइब्स स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सूट एंड एक्शन। ठीक है, तो अलग अलग सूट के लिए अलग अलग एक्शंस के लिए अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए महीने भी है, 3 महीने, शायद 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, इस तरीके का टाइम पीरियड दे रखा है। लैचेस कोई स्टैचुटरी लॉ नहीं है, बट एन इक्विटेबल डॉक्ट्रिन, कोर्ट्स अप्लाई एट देयर डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द डिले। ठीक है, तो इसमें इसके लिए कोई स्टैट्यूट नहीं बना हुआ लैचेस के लिए। कोर्ट अपने विवेकानुसार, अपने हिसाब से केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के, डिले को देख के, बेस्ड ऑन फेयरनेस वगैरह को देख के, और उसके हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि रिलीफ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या देरी जो है ये रीजनेबल है या नहीं रीजनेबल। नेचर ऑफ डिफेंस लिमिटेशन अ स्टैट्यूटरी डिफेंस वेयर कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसमिस क्लेम्स फाइल्ड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डिफेंडेंट रेजेस द इशू। जब हम सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर मान लो प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा, अब उसे करना चाहिए था 2 साल में सूट फाइल, वो करता है 2.5 साल में, तो मतलब अब वो नहीं कर सकता एज पर लिमिटेशन एक्ट। पर डिफेंडेंट ये वाली बात बोलता ही नहीं है। तो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि कोर्ट खुद से भी प्लेंटिफ को मना कर सकती है कि भाई अब तू सूट फाइल नहीं कर सकता। तो डिफेंडेंट अगर ये वाली चीज़ नहीं बोलता कोर्ट में, तो कोर्ट खुद से भी मना कर सकती है प्लेंटिफ को कि भाई लिमिटेशन का बार लग गया, अब जाओ अपने घर। अ स्टैट्यूटरी डिफेंस वेयर कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू डिसमिस क्लेम, कोर्ट डिसमिस कर सकती है क्लेम को फाइल्ड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड irrespective of whether the defendant raises the issue। ये बात सेक्शन 3 में लिखी है, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से देखेंगे। लेट्स एन इक्विटेबल डिफेंस दैट द डिफेंडेंट मस्ट स्पेसिफिकली रेज, डिफेंडेंट को कहना पड़ेगा कि सर इतनी देर बाद आ रहे हैं, तो इंजंक्शन का सूट फाइल कर रहा है इतने टाइम बाद, मैंने तो कंस्ट्रक्शन 3 महीने पहले शुरू कर दी थी, तब तक ये सो रहा था क्या? वो एग्जाम्पल जो देखा था उसी के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। द कोर्ट कंसिडर्स इफ द डिले इन ब्रिंगिंग द क्लेम हैज कॉज्ड हार्म और डिसएडवांटेज टू द डिफेंडेंट। ठीक है, ये बात हो चुकी थी। एप्लीकेबिलिटी लिमिटेशन applies to legal claims in both civil and specific types of criminal proceeding where statutory time frames are defined. As a general rule, सिविल लॉ में तो लिमिटेशन पीरियड होता ही होता है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं। क्रिमिनल लॉ में एज अ जनरल रूल लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिन ऑफेंसेस में 3 साल तक सजा है ना, उसमें लिमिटेशन पीरियड दे रखे। ठीक है, अगर किसी ऑफेंस की सजा, क्रिमिनल लॉ का बता रहा हूँ, अगर किसी ऑफेंस की सजा सिर्फ फाइन है तो लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने। अगर किसी ऑफेंस की सजा 1 साल से 3 साल तक है, 1 सेकेंड, क्या हो गया? अगर किसी ऑफेंस की सजा सिर्फ फाइन है तो लिमिटेशन पीरियड है 6 महीने। अगर किसी ऑफेंस की सजा 1 साल तक है, 1 साल तक, तो लिमिटेशन पीरियड है 1 साल। अगर किसी ऑफेंस की सजा 1 साल से ज़्यादा है पर 3 साल से कम है, तो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। तो क्रिमिनल लॉ में एज अ जनरल रूल कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, पर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में होते हैं। लैचेस टिपिकली अप्लाइज टू इक्विटेबल रिलीफ क्लेम्स, जैसे इंजंक्शन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अप्लाई होता है, जहाँ पे डिले मतलब अगर आप खुद ही सोचोगे तो डिले अनजस्टिफाइड होता है। एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए थी, अगर तुम लेट कर रहे हो तो मतलब तुम्हारी दाल में कुछ काला है। तुम्हारी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हो और उसके बाद भी तुम लेट जा रहे हो तो भाई दाल में कुछ काला है। अगर तुम्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, मान लो तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तुम कोर्ट में जाते हो कि सर मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, जो इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, ये परफॉर्म नहीं कर रहा और मुझे इसके बदले कोई कंपनसेशन वगैरह नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ही करे ये पूरा, क्योंकि इसने मेरे को कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। अब वो ये वाली बात कोर्ट में बोल रहा है जाके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, मतलब उसने आज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा दूसरी वाली पार्टी ने, और ये कोर्ट में 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जाके रो रहा है। तो भाई कोर्ट कहेगी कि अगर तेरे को इतना ही जरूरी था तो तू इतनी लेट क्यों आ रहा है अब? ठीक है। 5th ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन एंश्योर्स टाइमली रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव तुमने देख ही लिया। टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रिवेंट्स स्टेल क्लेम्स एंड ब्रिंग सर्टेनिटी टू लीगल राइट्स। लेजिस प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ राइट्स एंड एंश्योर्स दैट क्लेम्स आर परसूड इन गुड फेथ विदाउट कॉजिंग हार्म ड्यू टू डिले। तो आप लोगों को अब समझ आई गया होगा ये एग्जाम्पल इतने देने के बाद कि ये लेचिस का क्या पर्पस होता है। एग्जाम्पल हमने कर ही लिया, अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।